फॉर द स्टैंडर्ड 10। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखेंगे कि क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो चैप्टर है बायोलॉजी का। ओके, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 6 दैट इज द लाइफ प्रोसेस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो लाइफ प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि जिंदा, अलाइव किसको बोलते हैं, लिविंग किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग किसको बोलते हैं, और लिविंग बीइंग को क्या क्या जरूरत होती है। हमने उसमें बहुत सारी सिस्टम देखी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारी सिस्टम देखी। ओके, जो अपने हिसाब से वो हमारे बॉडी में चलती रहती है। ओके, हम उसको कोई कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, वो हमारे विश से कंट्रोल नहीं होती। मैंने आपको बोला था, अगर मैं हार्ट को बोलूँ कि बंद हो जाए तो वो हमारे हिसाब से बंद नहीं होगा। क्या हम हार्ट को रेस्ट दे सकते हैं? हाँ, बोलेंगे कि हार्ट थोड़ी देर रेस्ट ले ले, ऐसा हो सकता है? नहीं, वरना तो हम ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। जो हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी चीजें चल रही है, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, ओके, हम खाना खाते हैं, फिर या तो अंदर जितनी भी प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, एक्सक्रीटरी प्रोसेस, या तो फिर हम कोई एक्टिविटीज करते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल होती है हमारी बॉडी में, इसके रिलेटेड ये चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब सारी जितनी भी प्रोसेस है हमारी बॉडी में, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके, एक दूसरे के साथ मिलके चलती, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है सबका। तो वो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कनेक्शन है, ये हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 में जैसे हमने देखा था कि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, मतलब लिविंग बीइंग किसको हम बोलेंगे, जिसका ग्रोथ होता है, राइट। तो जिसका ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, हमको कोई प्लांट्स हो तो उसमें कोई ग्रोथ दिखेगा, ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ दिखेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये जिंदा है। ओके, हम बोलते थे ना ये लिविंग है। और नॉन लिविंग में हम ग्रोथ नहीं देखते थे। तो क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब सिर्फ ग्रोथ हम देखेंगे? क्या हम मूवमेंट कर रहे हैं मतलब वो ग्रोथ के रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आता है ना कि चलो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ के रिलेटेड है। ये ग्रोथ के रिलेटेड तो नहीं हुआ, ये तो पूरी अलग चीज हो रही है। ओके, हम लोग का ग्रोथ तो हो रहा है, साथ साथ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं ना, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी अलग अलग सिस्टम चल रही है। तो ये क्या है, ये सब कैसे कंट्रोल होता है, ये सब कैसे कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि हम लोग खा रहे, कोई कैट है वो दौड़ रही है, सम कैट इज रनिंग, या तो फिर हम कोई और काम, हम कुछ गर्म चीजें देख के हमारा हाथ हटा देते, तो ये सब कैसे होता है, ये सब चीजों के पीछे रीजन क्या है। ओके, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, तो इसके रिलेटेड हमारे ये चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, डेफिनेशन आप लोग देखो तो ऐसा होता है, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ रेगुलेटेड मैनर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, मैंने बोला हमारा हार्ट, हमारी किडनी, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर, सब एक साथ रेगुलेट मैनर में चल रहे हैं, विदाउट कोई प्रॉब्लम के बिना, ऐसे ही रेगुलेटेड मैनर में चल रहे हैं। वही रेगुलेटेड मैनर में जो सिस्टम चल रही है उसको हम बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर में हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, वन इज नर्वस एंड अदर इज हार्मोनल। ओके, देखो आप लोगों को पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा हमारा गैप हो गया है स्टडीज में, तो थोड़ा बहुत अभी हम लोग के गवर्नमेंट के हिसाब से 10th स्टैंडर्ड में 30% जितना कोर्स डिलीटेड हो चुका है। तो ये चैप्टर में भी पोर्शन थोड़ा डिलीट हुआ है, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। ओके, जो पोर्शन डिलीटेड है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी स्टार्टिंग से चैप्टर आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। ओके, जहां तक है वो मैं पढ़ाऊंगी, बीच में जो डिलीटेड है वो मैं बोल दूंगी कौन सा डिलीट हो चुका है, उसके बाद वापस जो एक टॉपिक पढ़ना है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। ओके, देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस में देखो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होती, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम होती है। तो हम किसमें पढ़ेंगे, सिर्फ एनिमल्स में, सिर्फ एनिमल्स में, सॉरी नॉट इन ह्यूमन बीइंग ओनली, सिर्फ एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होती है। तो हम नर्वस सिस्टम एनिमल्स में पढ़ेंगे, और हार्मोन्स जो है वो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स में
एंडोक्राइन सिस्टम, क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन, देखो हार्मोन एक जगह सिक्रीट होगा और उसकी टारगेट साइट दूसरी होगी। मतलब अगर कोई हार्मोन ब्रेन से सिक्रीट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका वो ब्रेन में ही काम करेगा, वो कहीं और जाके उसका फंक्शन करेगा। तो मतलब उसका सिक्रीशन अलग जगह से होगा, उसकी टारगेट साइट अलग जगह होगी। ओके, तो वो वहां तक पहुंचेगा, अपना काम करेगा, तो वो धीरे धीरे होता है ब्लड में, ब्लड के साथ मिक्सअप होके जाता है, फिर दूसरी जगह पहुंचता है, फिर अपना काम करता है। तो जो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है वो बहुत स्लो है। क्या है? स्लो है। बट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, उसका इफेक्ट हमको ज्यादा दिखेगा, इसका इफेक्ट कम दिखेगा। ज्यादातर बॉडी में ज्यादातर फंक्शंस हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। ओके, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा है कंपेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन भी इतना ही जरूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन को भी मैसेज चाहिए विद इन सेकंड। हम गरम चीज को टच करेंगे तो हमारे ब्रेन को तुरंत मैसेज चाहिए ताकि हम हाथ हटा लें, वरना तो क्या होगा, धीरे 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 मैसेज जाएगा तो हम तो चल जाएंगे, राइट? तो हमारे ब्रेन को तुरंत मैसेज चाहिए, कोई कोई चीज में तुरंत मैसेज चाहिए, तो वो काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब हम आगे नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड व्हाट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस सिस्टम को हम आगे आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि नर्वस सिस्टम में जो हमारे मैसेज है वो ब्रेन तक पहुँचते ताकि हम अलग अलग काम कर सके। तो जो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, ओके, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, तो नर्वस सिस्टम आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ओके, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे हम इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब बॉडी के सेंटर में, ओके, तो बॉडी के सेंटर में जो सिस्टम है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और आसपास पेरिफेरी, पेरिफेरी मींस साइड में, तो आसपास में जितनी भी नर्वस सिस्टम है उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या इंक्लूड होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ओके, यहाँ पे जो ब्रेन होता है और ब्रेन से लंबे पीछे जो लंबे पाइप जैसा जाता है, जो मैसेज पहुंचाता है ब्रेन से पूरी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से पूरी बॉडी तक। तो ये जो काम करता है यहाँ पे, जिसको कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम, हमने पढ़ा है व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको प्रोटेक्ट करता है और बीच में एक लंबा पाइप होता है, हमारा जो बैकबोन होता है उसके अंदर एक लंबा पाइप जैसा होता है, उसको हम बोलेंगे स्पाइनल कोड, जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा जो हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी बाकी सारी नर्वस सिस्टम है जो नर्व्स से बनी हुई है, ओके, उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलाकर हमारे बन जाते हैं नर्वस सिस्टम, ओके, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। देखो ब्रेन, स्पाइनल कोड और जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड सेल से बनी है, जिसका नाम, जैसे हर बॉडी अलग अलग सेल से बनी है, सेल फिर टिश्यू, टिश्यू फिर ऑर्गन और ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम, उसी तरह हमारी नर्वस सिस्टम भी सेल से बनी है, स्पेशलाइज्ड सेल से, जिसका नाम है न्यूरॉन। क्या देंगे हम उसका नाम? न्यूरॉन। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का ड्रॉ किया है। किसका ड्रॉ किया है? न्यूरॉन का। देखो हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि हम स्मेल करते हैं, ओके, हम स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, हियर करते हैं, तो ये सेंसरी ऑर्गन में जितने भी सारे सेंसेस आते हैं वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसके थ्रू हमको अलग अलग सेंसेस आते हैं। जैसे कि हम टंग में देखा जाए तो हमारे टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन सा रिसेप्टर? गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर ये कहाँ प्रेजेंट है? टंग में, टू डिटेक्ट टेस्ट, ओके। उसी तरह हमारे नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन सा रिसेप्टर? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये क्या करता है? डिटेक्ट स्मेल, ओके। ये माउथ में प्रेजेंट है, ये नोज में प्रेजेंट है। तो ये फिर रिसेप्टर जो अलग अलग हमारे जो सेंसेस है
तभी हमको स्मेल फील होता है। ओके, तो ये दो नेम है आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में दी, इसलिए मैंने मेंशन किए। आप लोगों को लर्न करना जरूरी है। What is the use of the gustatory receptor to detect the taste? What is the use of olfactory receptor? तो olfactory receptor is present in nose and it is used to detect the smell. Okay? ये receptor में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ नर्वस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स है वो इस तरह से कुछ दिखता है। देखो न्यूरॉन का जो ये पहला ये सेल बॉडी हम उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सेल बॉडी, जिसके सेंटर में ये पूरा एक सेल ही है, बट ये है सेल बॉडी जिसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? साइटोन। सेल बॉडी के थ्रू एक लंबा सा पाइप जा रहा है मैसेज लेके, उसको हम बोलेंगे एक्सोन। ओके, और एक्सोन के बाद लास्ट में है नर्व एंडिंग, जहां पे नर्व का एंड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मैसेज है, ओके, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी सेंस आया, कोई भी स्टिमुलाई, गरम ठंडा, तो सपोज कि हमारे यहाँ पे स्किन के पास कोई नर्व है, ओके, यहाँ पे हमारी स्किन है और हमको कुछ गरम लगा, तो ये गरम जो मैसेज है वो यहाँ से कहाँ से जाएगा? डेंड्राइट से। ये डेंड्राइट होते हैं जो नर्व के, जो सेल बॉडी के आसपास जो है वो डेंड्राइट है, वो मैसेज को लेगी, वो आगे फॉरवर्ड करेगी सेल बॉडी में, वही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो आगे जाएगा एक्सोन में, और एक्सोन से होके फिर आगे जाएगा नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग के बाद यहाँ पे दूसरी नर्व प्रेजेंट होती है, सेम ऐसी दूसरी नर्व यहाँ पे होती है। ओके, तो एक नर्व से दूसरी नर्व, दूसरी नर्व से तीसरी नर्व, ऐसे कर करके न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से, ऐसे न्यूरॉन से ट्रांसमिट हो के हमारे ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता है, तब हम, बट वो मैसेज इंस्टेंट विद इन सेकंड पहुंचता है, इसीलिए हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। ओके, तो देखो एक न्यूरॉन से दूसरे, तो स्टूडेंट्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो एक यहाँ पे जो गैप होता है हम हमको सिनेप्टिक गैप बोल सकते हैं या तो सिनेप्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है, ओके, कुछ ऐसा कुछ न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों के बीच में जो गैप होगी उसको हम बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलेंगे? सिनेप्स। ओके, और ये जाके फिर मैसेज पहुंचाता है, और जो मैसेज वापस आता है हमारे मसल, पहले ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन से जाके फिर वो मैसेज वापस आएगा हमारे मसल से, मसल को पहुंचाएगा कि इस हाथ को हटा लो, तो हम हाथ हटा लेते हैं। तो जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये नर्व एंडिंग है, ओके, और यहाँ पे कोई मसल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नर्व एंडिंग है और ये न्यूरॉन को मसल को मैसेज पहुंचाना है कि हाथ को हटाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मसल इस तरह से प्रेजेंट है, ओके, तो ये न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन है, जो कनेक्शन है, उसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। देखो ये न्यूरॉन है, हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी पूरी नर्वस सिस्टम वो पर्टिकुलर सेल से बनी है जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जब कोई भी स्टिमुलाई हमारी बॉडी में आती है तब वो पहले डेंड्राइट से साइटोन में जाएगी, साइटोन से एक्सोन में जाएगी और एक्सोन से नर्व एंडिंग में जाएगी, और वही नर्व एंडिंग से वो दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करेगी, फिर आगे तीसरे न्यूरॉन को, इसी तरह से वो ब्रेन तक पहुंचाएगी। और जब हमको मसल को मैसेज पहुंचता है कि हाथ को हटाना है, तब वो न्यूरॉन जो है वो मसल के साथ जो न्यूरॉन अटैच होता है वहां पे जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी पूछा जाता है और ये भी पूछते हैं व्हाट इज सिनेप्स। तो सिनेप्स मींस द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, जो दो न्यूरॉन के बीच में, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप या तो सिनेप्स। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है? देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी चीज है, जैसे कि हमने गरम को टच किया और हमने हटा दिया, ओके, जैसे कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ा, ओके, तो बिल्ली दौड़ने लगी, तो वो मतलब कि सडन रिएक्शन आएगा। अगर हमारे पीछे भी कुत्ता दौड़ता है तो हम सडन रिएक्शन देते हैं ना, हम दौड़ते, तो ये सडन रिएक्शन कैसे आता
उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और वो रिफ्लेक्स एक्शन आता कैसे, वो मैं आज ये टॉपिक में पढ़ाऊंगी कि मतलब हम कोई भी एनवायरमेंट के हिसाब से हम रिएक्शन कैसे देते हैं। ओके, कोई स्टिम्युलाई, कोई भी स्टिम्युलस पे डिपेंड हम जो रिएक्शन देते हैं, अलग अलग रिएक्शन आते हैं, कभी दौड़ना, कभी चलना, कभी हाथ हटाना, कभी किसी को मारना, कोई मारता है तो सामने हम रिएक्ट करते हैं। तो ये सडन एक्शन कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को ये टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो देखो व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, देखो आप लोग सोचोगे कि देखो अभी मैंने सोचने की बात की कि हाँ अगर कोई गरम है तो गरम हमने टच किया तो हम सोचेंगे कि हम इसको हटाते हैं। तो सोचना जो है, थिंकिंग जो है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। वो हमारी पूरी बॉडी में वो मैसेज जाएगा, हम सोचेंगे, फिर हम हाथ हटाएंगे, तब तक तो हम जल जाएंगे। ओके, तो कोई भी चीज हम जब टच करते तो हम कुछ सोचते नहीं है, वो थिंकिंग के रिलेटेड नहीं है, थिंकिंग के अलावा कोई चीज हो रही है। ओके, अगर हमने कोई गर्म चीज टच की और हम सोचने बैठ गए कि इसको मैं हटाऊं, तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये थिंकिंग के रिलेटेड नहीं है। ओके, थिंकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है हमारी बॉडी में जो थोड़ी लंबी चलती है, बट रिफ्लेक्स एक्शन है वो विद इन सेकेंड्स होता है। और वो रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है वो मैं समझाऊंगी। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि थिंकिंग के अलावा हम ये एक्शन कैसे देखते हैं। तो देखो ये रिफ्लेक्स आर्क मैंने बनाया है, पूरा आर्क, ये आर्क कैसे बनता है वो मैं समझाती हूँ। पहले ये मैं फिगर आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मैं फिजिकली आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि ये गरम चीज है, मैंने टच की। ओके, ये गरम चीज को मैंने टच की तो यहाँ पे मेरे स्किन में रिसेप्टर होंगे। ओके, जो स्किन के रिसेप्टर है वो मैसेज पहुंचाएंगे ना मैसेज कि हाँ ये गरम है, बट ये धीरे धीरे नहीं पहुंचाएंगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ये आप लोगों को समझने के लिए मैं स्लोली एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये आगे तक दिमाग में रहे, आगे भी आप लोगों को काम आएगा। जैसे ये गरम टच किया तो यहाँ पे स्किन में रिसेप्टर होते हैं, जो स्किन के रिसेप्टर मैसेज आगे पहुंचाते हैं, वो जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज आगे पहुंचाते हैं, जो हमारी नर्व्स, ओके, जो हमारी नर्व है वो मैसेज आगे पहुंचाती है। और कहाँ पहुंचाती है, ब्रेन में। और जो नर्व हमारी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है उसको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। कौन सी नर्व, सेंसरी नर्व। जब ये गरम इलेक्ट्रिक इंपल्स सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा, ये ब्रेन फिर वापस मैसेज देगा कि इस हाथ को हटा लो। तो ये जब ऐसे जाके ये ब्रेन थ्रू वापस मैसेज आ रहा है, किसको मैसेज आ रहा है, इफेक्टर ऑर्गन को, जो हमारा मसल है। ब्रेन वापस किसको मैसेज दे रहा है, मसल को, कि हाथ हटा लो। तो जो सेंसरी नर्व ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन के थ्रू जो मैसेज लेके आती है उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व। कौन सी नर्व, मोटर नर्व। तो यहाँ से सेंसरी नर्व गई, ब्रेन तक पहुंची, और मोटर नर्व वापस मैसेज लेके आई और मसल तक पहुंची और मसल ने हाथ को हटा लिया। तो ये पूरा एक आर्क बना। क्या बना, एक आर्क बना ना, आर्क इस तरह से कुछ। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो कोई गरम पेन है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने हाथ टच किया, देखो यहाँ पे हीट और पेन रिसेप्टर ऑलरेडी स्किन में प्रेजेंट होता है। हमने गरम टच किया, ये देखो यहाँ पे एक सेंसरी नर्व जा रही है। देख रहे हैं यहाँ पे एक सेंसरी नर्व जा रही है हमारे हाथ में, सेंसरी नर्व। उसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन जब यहाँ पे लेके जाएगी, ये हमारा यहाँ पे ये कैसा, ये क्या दिखा है, वर्टिब्रल कॉलम दिखा है। जैसे यहाँ पे होता है ना ऐसे वर्टिब्रल कॉलम, ये दिखाया है, और उसके अंदर ये जो होल दिखाया है, ये होल जाता है पूरा स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि कुछ इस तरह से होता है। ये ब्रेन है, ओके, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह से कुछ होता है। ओके, और इसके आसपास वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पे दिखाया और अंदर होल दिखाया, जो होल दिखा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। और कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ जा रहा है, ब्रेन में, मतलब यहाँ से कहाँ जाएगा मैसेज, ब्रेन में। ओके, तो ये सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में मैसेज पहुंचाएगा और ब्रेन वापस मैसेज देगा किसको, मोटर नर्व को। देखिए आ रही है मोटर नर्व वापस ब्रेन से, कौन सी न्यूरॉन आ रही है, मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन इसलिए न्यूरॉन या तो नर्व भी
तो मसल ने हाथ को हटा दिया। तो ये पूरा एक आर्क बना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो एक्शन हुई इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, इतना ही था रिफ्लेक्स एक्शन में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पढ़ लिया और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। ओके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करूंगी। तो पीडीएफ भी मिलेगी, वो आपको सॉल्व करनी है। कोई भी डाउट हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।